तो मैं दीपक अपने चैनल जीके विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन जो यूपी पुलिस और एसएसजीडी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 1997 में IAS में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो इसके बारे में समझते हैं। तो पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करना जैसे दे रखा है। मैं ऑप्शन ए सूरत विभाजन, ऑप्शन बी सांप्रदायिक अधिनिर्णय, और ऑप्शन सी है सर्वदलीय सम्मेलन, और ऑप्शन डी है पूर्ण स्वराज। तो सूची को सेकंड सूची से मिलाना है। तो पहले में कहता है 1929, दूसरे में कहता है 1928, तीसरे में कहता है 1932, चौथे में कहता है 1907 और पाँचवें में कहता है 1905। तो ये क्वेश्चन है, ये IAS ये भी 1997 में पूछा गया। तो चलो मिलाते हैं। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का चौथा सूरत विभाजन 1907 में, और बी का तीसरा यानी 1932 में यानी सांप्रदायिक अधिनिर्णय, और सी का दूसरा यानी सर्वदलीय सम्मेलन ये 1928 में हुआ था, और तुम्हारा डी का पहला यानी ये हुआ था डी का पहला यानी पूर्ण स्वराज का संकल्प ये 1929 में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें देखो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्रों के लिए ये अवार्ड दिया। गांधी ने इसका विरोध किया था। तो आगे देखते हैं। तो साइमन कमीशन के विरोध एवं बहिष्कार के पूर्व ही 1925 ईस्वी में भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दे डाली कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार कर सकें तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। तो भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। अगला सम्मेलन 19 मई 1928 ईस्वी को बम्बई में हुआ। यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्य समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति ने अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया। और ये आगे कहता है 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये UPPCS 1997 पूछा गया है। जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। व्याख्या क्या कहती है इसकी, पढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण
घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार प्रदान दिया, तथा दूसरा यह है कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जिससे बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सुमेलित, ये भी सुमेलित करना। पहला ऑप्शन है अगस्त घोषणा, दूसरा अगस्त प्रस्ताव, सी है अगस्त संकल्प, डी है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो मैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। सूची सेकंड में नाम दे रखे हैं, देखो इसमें पहले में लॉर्ड लिनलिथगो, दूसरा है लॉर्ड मॉन्टेग्यू और तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा है महात्मा गांधी। तो ये क्वेश्चन में यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया है। तो चलो इसे मिलाते हैं। जो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी पहले का दूसरा, यानी हमारा अगस्त घोषणा जो हुआ था ये था, इस समय थे पहले का दूसरा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ठीक है। और बी का पहला है, तो बी के पहले में है, बी का पहला अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, और तुम्हारा सी का चौथा यानी अगस्त संकल्प का है महात्मा गांधी, और बचा हमारा डी, तो डी का हो गया तीसरा यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बारे में पढ़ते हैं, व्याख्या कहती है इसकी, पढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में की गई थी। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। तो आगे देखें। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता तथा बेल्जियम, हॉलैंड एवं फ्रांस के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। फलतः ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा अगस्त प्रस्ताव था इसी कारण से हुआ था। तो आगे देखते हैं। आगे कहता है अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा गांधी से है। और फिर भारत की स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा से 14 अगस्त सन 1946 को कोलकाता में भीषण दंगे शुरू हो गए। इसे कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड यानी ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो ये भी यूपी पीसीएस 1994 में पूछा गया है। तो जो हमारा इसका आंसर है तो आपको पता होगा, इसका आंसर है 1773 ईस्वी यानी ऑप्शन ए। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूल चूक परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में से लागू किया। यानी जो हमारा ये रेगुलेटिंग एक्ट पास जो हुआ था ये 1773 में हुआ था, और इसे ब्रिटिश संसद ने पास जो किया था ये 1774 ईस्वी में लागू कर दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1990 में पूछा गया है। तो जो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। तो चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखो लिखा है 1786-1793 का चार्टर एक्ट यानी अधिनियम पिट ने 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। यानी जो ये कहना चाह रहा है जो गवर्नर जनरल जो हुआ था ये हमारा इसी एक्ट के द्वारा किया गया था, गवर्नर जनरल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो ये पूछा गया है बीपीएस यानी बिहार पीसीएस 1992 में। तो जो हमारा इसका आंसर है 1718 ऑप्शन नंबर सी 1876 ईस्वी।
तो इसके बारे में पढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया यानी महारानी विक्टोरिया का जन्म जो हुआ था 24 मई 1819 को और मृत्यु जो हुई थी 22 जनवरी 1901 को। तो इसमें लिखा है 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन की थी ये महारानी विक्टोरिया, ये आयरलैंड के महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई यानी गद्दी पर बैठी थी। और 1877 ईस्वी में उन्हें भारत की सामग्री घोषित किया गया। अपने उदार विचारों के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थी, यानी ये 18 साल की थी जब गद्दी पर बैठ गई थी। और भारत का शासन प्रबंध 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राजसत्ता को सौंप दिया गया। इसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई उससे वह भारतीयों में जनप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि उद्घोषणाओं में जो उदार विचार व्यक्त किए गए थे वे उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबिंब स्वरूप थे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? यानी इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता है जब 1858 में जो सामग्री जो विक्टोरिया की जो महारानी थी उन्होंने भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया, लेकिन ये पूछना चाह रहा है निम्न आश्वासनों से कौन सा ब्रिटिश शासन ने इसे पूरा किया था। तो ये UPPCS 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर है यह है तुम्हारा क्वेश्चन ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाए। तो ये ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो चलो इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें देखो, इसमें कहता है ये रानी विक्टोरिया के दिनांक 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार यह उद्घोषणा किया गया कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा व उनके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाए। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ये तो आपने पढ़ा होगा, मिलने मांटो सुधार। ये IAS 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। जो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था उसका उद्देश्य यह था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में देखो, इसमें लिखा है मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना था। यानी इसमें कह रहा है जो उदारवादी थे उन्हें भ्रमित करना और राष्ट्र के हित में राष्ट्रवादियों में फूट डालना था और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। यानी इसका ये मतलब था। तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ये भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन चलो देखते हैं दोबारा एक बार। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो हमारा जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधार, ये जो है ये भारत परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं और इसे ही मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधार, भारत का परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय भारत सचिव जो मार्ले थे वो भारत के सचिव थे एवं जो लॉर्ड मिंटो थे वो वायसराय थे उस समय। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई। यह जो मार्ले मिंटो सुधार था ये दो व्यक्तियों के नाम थे, एक का नाम मार्ले, एक का मिंटो। तो इसमें देखो दे रखा है जो हमारे मार्ले थे ये भारत के सचिव थे और जो मिंटो थे वो थे वायसराय। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? यानी ये कहना चाहता है जो मुसलमान थे उनके अतिरिक्त निर्वाचन जो मंडल था प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया, किस एक्ट के द्वारा लाया गया था? तो ये भी IAS 1989 में पूछा गया है। तो जो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909।
उसी के द्वारा ही लाया गया था। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को समिति अधिकार भी प्रदान किए गए। यानी ये जो कहना चाह रहा है, 1919 में भारत परिषद अधिनियम आया, जिसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है, और इसी के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार जो भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को समिति सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए थे इसी एक्ट के तहत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? तो ये भी UPPCS 1996 में पूछा गया है। तो जो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। यानी जो हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसे भारत सचिव और वायसराय, जो हमारे नाम थे मार्ले और मिंटो, मार्ले सचिव थे और वायसराय थे मिंटो, यानी मार्ले मिंटो जो नाम था, कहा जाता है। इसका निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इन सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 ईस्वी के अपने अधिवेशन में इस अधिनियम के अन्य सुधारों का तो स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों की स्थापना के प्रावधान का विरोध किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ये IAS 1987 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रांतों में दोहरा शासन। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें चलो पढ़ते हैं। इसमें लिखा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार विशेषताएं। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की थी उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। फर्स्ट पहली है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, और दूसरी है केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, तीसरी है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत, और चौथी है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और पांचवा है पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार भी मिला, और छठा है केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। तो यानी जो ये सब किया गया है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत किया गया है, यानी जो प्रांतों में दोहरा शासन। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।